स्वागत। आज हम भारत के बिजनेस लैंडस्केप की नब्ज टटोलने वाले हैं कुछ हाल की डेवलपमेंट्स के जरिए। हमारे पास 23 सितंबर 2025 के ग्लोबल बिजनेस न्यूज़ से जुड़े कुछ अंश हैं। इरादा ये है कि इन खबरों से सबसे ज़रूरी बातें निकालें, जैसे भारत का बदलता ग्लोबल रोल, इकोनॉमी के संकेत क्या हैं, ईवी और टेक्सटाइल जैसे खास सेक्टर्स में क्या चल रहा है, और हाँ, इन्वेस्टमेंट के मौके कहाँ बन रहे हैं। इसमें टेक, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, काफ़ी कुछ है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अच्छा, तो सबसे पहले ये बड़ी तस्वीर देखते हैं। सोर्स कह रहे हैं कि भारत अब सिर्फ बैक ऑफिस सपोर्ट वाला देश नहीं रहा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक हब बन रहा है। और यहाँ सिर्फ रूटीन काम नहीं, बल्कि डिजिटल ऑपरेशंस, R&D, यहाँ तक कि इनोवेशन जैसा हाई एंड काम हो रहा है। ये बदलाव क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये वाकई एक काफी बड़ा और अहम बदलाव है। देखिए, पहले भारत को ज्यादातर कॉस्ट कटिंग के लिए देखा जाता था, है ना? लेकिन अब कंपनियां यहाँ स्ट्रेटेजिक काम ला रही हैं। अच्छा। इसकी कई वजह हैं। भारत का टैलेंट पूल बहुत बड़ा है, स्किल्ड है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी भी बढ़ रही है। पर एक बाहरी फैक्टर भी है जिसने इसे हाल में काफी तेजी दी है। आप अमेरिका के H-1B वीजा नियमों की बात कर रहे हैं? वो जो $100,000 का नया एप्लीकेशन फीस है, क्या वो सच में इतना बड़ा असर डाल रहा है? बिल्कुल। देखिए, ये फीस उन कंपनियों के लिए पूरा गणित बदल देती है जो बड़ी संख्या में विदेशी लोगों को, खासकर IT प्रोफेशनल्स को अमेरिका ले जाती थी। अब अचानक से अमेरिका में विदेशी टैलेंट रखना काफी महंगा हो गया है। हाँ। तो इसका सीधा नतीजा यह है कि कंपनियां अब और ज्यादा IT और हाईटेक काम भारत जैसे देशों में लाने का सोच रही हैं, जहां टैलेंट भी है और कॉस्ट भी कम है। अच्छा। इससे भारतीय GCCs का स्कोप और इम्पोर्टेंस दोनों बढ़ रहे हैं। वो अब सिर्फ सपोर्ट रोल में नहीं है, बल्कि ग्लोबल ऑपरेशंस और इनोवेशन में सेंट्रल रोल निभा रहे हैं। अच्छा, तो एक देश की वीजा पॉलिसी दूसरे देश की हाई वैल्यू सर्विस इंडस्ट्री के लिए एक तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी इंटरकनेक्टेड है और अनप्रेडिक्टेबल भी। हाँ, बिल्कुल। और शायद ये सिर्फ IT तक ही सीमित ना रहे। हाँ, वही मैं सोच रही थी। इसका असर तो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी पड़ सकता है जो यहाँ इंजीनियरिंग या डिजाइन सेंटर खोल रही हैं या सोच रही हैं। आपने सही समझा। ये ट्रेंड सिर्फ IT सर्विसेज तक नहीं रुकेगा। इंजीनियरिंग है, डिजाइन, फाइनेंस, एनालिटिक्स, जहां भी स्किल टैलेंट चाहिए और काम दूर से हो सकता है, वहां भारत और अट्रैक्टिव होता जा रहा है। और ये भारत के लिए ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन या कह लीजिए ब्रेन शेयरिंग में बदलने का भी मौका है, जहां भारतीय टैलेंट ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पर भारत में रहकर ही काम कर सकता है। सही बात है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये भारत को सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स से आगे बढ़कर एक इनोवेशन पार्टनर बनाने में मदद कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात कही आपने। चलिए अब जरा मैक्रो इकोनॉमी पर आते हैं। खबर है कि जापान की रेटिंग एजेंसी RNI ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल बताया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इस अपग्रेड का क्या मतलब है? देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। सॉवरेन रेटिंग किसी देश की उधार चुकाने की क्षमता और उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक पैमाना होती है। जी। BBB+ रेटिंग, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में एक अच्छी रेटिंग मानी जाती है, ये दिखाती है कि एजेंसी मानती है कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो रही है। अच्छा। और उन्होंने इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, भारत की मजबूत ग्रोथ रेट। हाँ। और दूसरा, सरकार की फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश है, सरकारी खर्च और उधार को कंट्रोल में रखना। तो ये बाहरी दुनिया का भारत की इकोनॉमिक मैनेजमेंट पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। और स्टेबल आउटलुक का मतलब है कि वो नियर फ्यूचर में कोई बड़ी गड़बड़ी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्टेबल आउटलुक यही बताता है कि एजेंसी को उम्मीद है कि अगले कुछ समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहेगी या और सुधर सकती है। उसमें गिरावट की आशंका कम है। ये इन्वेस्टर्स को एक तरह की निश्चितता देता है। और जब RNI जैसी एजेंसी रेटिंग बढ़ाती है तो अक्सर दूसरे इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स भी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उनके रिस्क असेसमेंट पर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। बाहरी नजरिया तो काफी आशावादी लग रहा है, लेकिन क्या डोमेस्टिक लेवल पर देश के अंदर सब कुछ उतना ही तेज है? सोर्स में PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जिक्र है, जो बताता है कि सितंबर में प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी अगस्त के मुकाबले थोड़ी धीमी हुई। ये कोई चिंता की बात है? इसको सही नजरिए से देखना जरूरी है। देखिए, PMI जब तक 50 से ऊपर है, वो एक्सपेंशन ही दिखाता है, इकोनॉमी बढ़ रही है। सितंबर का आंकड़ा अभी भी एक्सपेंशन जोन में है,
लेकिन हाँ, अगस्त के मुकाबले ग्रोथ की जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है। अच्छा। इसका मतलब है कि नए ऑर्डर मिलने और कंपनियों की नई हायरिंग करने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। पर यह किसी बड़ी मंदी का संकेत नहीं है, बस ये दिखाता है कि बहुत तेज ग्रोथ के बाद स्पीड थोड़ी नॉर्मल हो रही है। कई बार ऐसा बेस इफेक्ट या फेस्टिव सीजन से पहले की सुस्ती के कारण भी होता है। तो ये एक तरह से तेज दौड़ के बाद थोड़ा सांस लेने जैसा है, न कि दिशा बदलने जैसा। और दूसरी एजेंसीज जैसे S&P ग्लोबल, वो तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने फिस्कल ईयर 26 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। बिल्कुल। S&P ग्लोबल का 6.5% का अनुमान ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अभी भी बहुत मजबूत ग्रोथ रेट मानी जाती है। और ये RNI की रेटिंग अपग्रेड के साथ ही है, जो दिखाता है कि ज्यादातर भारी ऑब्जर्वर्स भारत की मीडियम टर्म ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव हैं। हाँ। और इससे भी जरूरी बात यह है कि S&P ग्लोबल ने फिस्कल ईयर 26 के लिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का अनुमान सिर्फ 3.2% रखा है। 3.2% इन्फ्लेशन, ये तो काफी कम लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है, खासकर RBI के लिए? यह RBI के लिए पॉलिसी डिसीजन लेने में बहुत अहम हो सकता है। RBI का मुख्य काम है प्राइस स्टेबिलिटी रखना और ग्रोथ को सपोर्ट करना। हाँ? अगर महंगाई दर अनुमान के मुताबिक 3.2% जैसे कम लेवल पर रहती है, जो RBI के टॉलरेंस बैंड के अंदर है, हाँ। तो ये उन्हें इकोनॉमी को और गति देने के लिए इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करने की गुंजाइश दे सकता है। अच्छा। कम ब्याज दरें बिजनेस के लिए लोन सस्ता करती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, और कंज्यूमर्स के लिए भी लोन आसान होता है, तो कंजम्पशन बढ़ सकता है। तो कम इन्फ्लेशन का अनुमान असल में ग्रोथ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि ये RBI को बिना महंगाई भड़कने की चिंता के ग्रोथ बढ़ाने वाले कदम उठाने की थोड़ी आज़ादी दे सकता है। ये तो आने वाले महीनों में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स को इंटरेस्टिंग बना देगा। निश्चित रूप से ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। RBI को ग्लोबल माहौल, डोमेस्टिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन प्रेशर सब देखना होता है। लेकिन हाँ, कम इन्फ्लेशन का अनुमान निश्चित रूप से उनके हाथ में एक ऑप्शन देता है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या ये कम इन्फ्लेशन का अनुमान ग्लोबल स्लोडाउन की आशंका से जुड़ा है या फिर बेहतर डोमेस्टिक सप्लाई मैनेजमेंट का नतीजा है? इसका जवाब RBI की आगे की स्ट्रैटेजी तय करेगा। तो कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमी की तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। बाहरी रेटिंग पॉजिटिव है, डोमेस्टिक रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन भविष्य के अनुमान आशावादी हैं और पॉलिसी सपोर्ट की गुंजाइश भी दिख रही है। चलिए अब कुछ खास इंडस्ट्रीज पर आते हैं। एक सेक्टर जहां बहुत हलचल है वो है EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऐसा लग रहा है कि भारत में एक बड़ा मुकाबला तैयार हो रहा है। टेस्ला बनाम चीन की BYD, यहाँ चीजें दिलचस्प हो रही हैं। हाँ, भारत का EV मार्केट इस समय दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। वजह साफ है, भारत की विशाल आबादी, बढ़ता मिडिल क्लास और सरकार का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर। बिल्कुल। टेस्ला और BYD जैसी कंपनियां जो ग्लोबल EV मार्केट में बड़े नाम हैं, वो इस बड़े मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगी, है ना? उनके कंपटीशन से यकीनन मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आएगी, ऑप्शन बढ़ेंगे और शायद कीमतें भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगी, जो आखिर में कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है। लेकिन क्या इन ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत का रास्ता आसान होगा? सोर्स में चुनौतियों का भी जिक्र था। क्या ये सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जैसी आम चुनौतियां हैं या कुछ और भी? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही एक बड़ी चुनौती, खासकर शहरों के बाहर, लेकिन उसके अलावा भी कई बाधाएं हैं। पहली तो है मार्केट एंट्री से जुड़ी पॉलिसीज और नियम, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तें वगैरह। दूसरी बड़ी चुनौती है भारतीय कंज्यूमर्स की प्राइस सेंसिटिविटी। भारत एक ऐसा बाजार है जहां किफायती प्रोडक्ट्स ज्यादा चलते हैं। टेस्ला जैसे प्रीमियम ब्रांड को मास सेल्स के लिए शायद अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़े। अच्छा। और तीसरी, जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं, वो है लोकल कंपटीशन। महिंद्रा, टाटा जैसी भारतीय कंपनियां EV सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनकी भारतीय बाजार की समझ गहरी है। तो मतलब असली लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी या ब्रांड की नहीं होगी, बल्कि लोकल जरूरतों को समझने, किफायती समाधान देने और एक अच्छा सेल्स और सर्विस नेटवर्क बनाने की होगी। बिल्कुल। ग्लोबल कंपनियों को एक मेड फॉर इंडिया स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। उन्हें सिर्फ गाड़ियां नहीं लानी होंगी, बल्कि लोकल बैटरी प्रोडक्शन, चार्जिंग सॉल्यूशंस, फाइनेंसिंग ऑप्शंस, इन सब पर काम करना होगा। BYD जैसी कंपनियां, जिनका बैटरी टेक्नोलॉजी में भी मजबूत दखल है, शायद इस मामले में थोड़ी बढ़त ले सकती हैं। देखना होगा कि ये कंपनियां भारतीय बाजार की पहेली को कैसे सुलझाती हैं। EV के अलावा एक और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जो इंटरनेशनल ट्रेड इश्यूज का सामना कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। खबर है कि भारत इंडोनेशिया को WTO में ले जा रहा है।
ये क्या मामला है? हाँ, ये मामला इंडोनेशिया के द्वारा भारत से आने वाले कॉटन फैब्रिक पर कुछ प्रस्तावित इंपोर्ट ड्यूटीज से जुड़ा है। भारत का मानना यह है कि ये ड्यूटीज भेदभावपूर्ण हैं और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों का मतलब WTO एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करती हैं। अच्छा। इसलिए भारत ने WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के तहत इंडोनेशिया के साथ फॉर्मल कंसल्टेशन का अनुरोध किया है। ये आमतौर पर किसी ट्रेड डिस्प्यूट को सुलझाने का पहला कदम होता है। तो ये सिर्फ कुछ ड्यूटीज का मामला नहीं है, बल्कि भारत अपने अहम टेक्सटाइल उद्योग के हितों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल नियमों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये भारत की ट्रेड पॉलिसी में एक बड़े ट्रेंड का संकेत है? हाँ, इसे उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट इनकम का बड़ा सोर्स नहीं है, बल्कि ये एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार भी देती है। सही बात है। ऐसे में इस इंडस्ट्री के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। WTO में जाना ये दिखाता है कि भारत अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स द्वारा उठाए गए उन कदमों को चैलेंज करने को तैयार है जिन्हें वो अनुचित मानता है। ये एक संकेत है कि भारत ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में अपने अधिकारों का उपयोग करने में ज्यादा मुखर हो रहा है। ये सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म नहीं है, बल्कि रूल बेस्ड ट्रेड सिस्टम के अंदर अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये देखना होगा कि ये कंसल्टेशन किस तरफ जाता है। चलिए, अब भविष्य की ओर देखते हुए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर बात करते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट का जिक्र है जो 25 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका क्या महत्व है? वर्ल्ड फूड इंडिया एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिसका मकसद भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन को आकर्षित करना है। सोर्स बताता है कि इसमें 21 से ज्यादा देशों की भागीदारी होगी, जो इसकी स्केल और इंपॉर्टेंस को दिखाता है। फूड प्रोसेसिंग भारत के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल वाला सेक्टर है। फूड प्रोसेसिंग पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? भारत तो वैसे भी एक एग्रीकल्चरल देश है ही। यहीं पर फूड प्रोसेसिंग का रोल अहम हो जाता है। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक है, लेकिन प्रोसेसिंग की कमी से काफी उपज बर्बाद हो जाती है। हाँ, ये तो है। और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता। फूड प्रोसेसिंग इस गैप को भरता है। ये कृषि उपज की वैल्यू एडिशन करता है, जैसे गेहूं से बिस्किट या फल से जूस बनाना। शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, वेस्टेज कम करता है, एक्सपोर्ट के मौके बनाता है और सबसे जरूरी, ये रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। इस तरह के इवेंट से सरकार ग्लोबल कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने, टेक्नोलॉजी लाने और यहाँ के मार्केट का फायदा उठाने के लिए बुला रही है। ये मेक इन इंडिया का भी एक अहम हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को बदलने और रूरल इनकम बढ़ाने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ठीक है, हमने कई अलग अलग पॉइंट्स पर बात की। GCCs का बढ़ना, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, EV रेस, ट्रेड डिस्प्यूट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो भारत के बिजनेस सीन की क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर एक ऐसे देश की उभरती है जो कई लेवल्स पर बदल रहा है। एक तरफ भारत ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, जैसा कि GCCs के विकास और उनमें हो रहे हाई एंड काम से पता चलता है। ये सिर्फ बाहरी पॉलिसीज जैसे H1B का नतीजा नहीं है, बल्कि भारत के अपने टैलेंट और क्षमता का भी सबूत है। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट पर बाहरी दुनिया का भरोसा, जैसे रेटिंग अपग्रेड, तो बढ़ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। हालांकि भविष्य के ग्रोथ अनुमान और कम इन्फ्लेशन की उम्मीदें एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखते हैं, जिससे पॉलिसी सपोर्ट की संभावना भी बनती है। बिल्कुल। और जब हम स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखते हैं तो वहां भी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं। EV जैसे नए जमाने के उद्योगों में तगड़ा कंपटीशन शुरू हो रहा है, जहां ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियां अपनी जगह बनाने के लिए जूझ रही हैं। वहीं टेक्सटाइल जैसे ट्रेडिशनल उद्योगों में भारत इंटरनेशनल मंचों पर अपने हितों की रक्षा के लिए एक्टिव है और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भविष्य की ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, है ना? ग्लोबल घटनाएं भारत को प्रभावित कर रही हैं, वीजा नियम, ग्लोबल कंपनियां। हाँ, भारत ग्लोबल लेवल पर रिएक्ट कर रहा है, WTO, इन्वेस्टमेंट इवेंट्स। सही कहा। और डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। ये बाहरी दबावों और अंदरूनी ताकतों का एक कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। सही कहा। ये एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ स्टोरी है जिसमें मौके भी हैं और चुनौतियां भी। भारत को अपने सर्विस सेक्टर की ताकत और मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस के बीच बैलेंस बनाना होगा, ग्लोबल कंपटीशन का सामना करना होगा और डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी।
निश्चित रूप से भारतीय बिजनेस जगत में इस समय बहुत कुछ दांव पर लगा है और बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिकी पॉलिसी से हो रहे टेक बदलावों से लेकर ईवीज की रेस और इंटरनेशनल ट्रेड मंचों पर भारत की एक्टिवनेस तक, ये एक बेहद डायनामिक दौर है। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि भारत एक तरफ जीसीएस के जरिए R&D और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनने पर फोकस कर रहा है, जहां हाई एंड सर्विसेज और नॉलेज क्रिएशन अहम है। दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जैसी पहलों से बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने का एम्बिशन है। हाँ, भविष्य में ये दो धाराएं, हाई एंड सर्विसेज और मास प्रोडक्शन, ये कैसे इंटरैक्ट करेंगी? क्या वे एक दूसरे को मजबूती देंगी या फिर सीमित संसाधनों और पॉलिसी के ध्यान के लिए आपस में कॉम्पीट करेंगे? भारत इन दो शक्तिशाली इंजनों के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा, ये देखना आने वाले सालों में बहुत दिलचस्प होगा। सोचने के लिए एक गहरा सवाल। और इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।